उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर विवाद गहरा गया है। भाजपा से जुड़ी रहीं उर्मिला ने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के कारण उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते वे कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आईं। उर्मिला के अनुसार 15 जून के बाद उनके और भाजपा नेता सुरेश राठौर के बीच नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन बाद में आपसी संबंधों में तनाव आ गया। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन वे हरिद्वार गई थीं। इस दौरान उन्हें ऋषिकेश मार्ग स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के पास ले जाया गया, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां उन्हें बताई गईं। उर्मिला का कहना है कि इसके बाद उनके घर में लगातार विवाद होने लगे। इसी दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके फोन में रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में चर्चा का विषय बनी। उनका आरोप है कि ज्वालापुर विधानसभा सीट को लेकर भी विवाद हुआ था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात के दौरान उन्हें ज्वालापुर सीट की तैयारी करने को कहा गया और भरोसा दिया गया कि मैं हूं ना। एक वीडियो वायरल होने के बाद उर्मिला अचानक सोशल मीडिया से गायब हो गईं। इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस और जांच एजेंसियों से डर लग रहा था। उन्होंने दावा किया कि देहरादून, हरिद्वार समेत कई जगहों की पुलिस उन्हें तलाश रही थी। इसी डर के कारण वे दिल्ली, गुरुद्वारे और रैन बसेरों में रहीं। उर्मिला ने बताया कि इस दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए और फोन पर भी संपर्क करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि कई परिचितों ने उनसे दूरी बना ली थी। उर्मिला का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से 2 वादे किए थे। पहला, सभी मूल डिवाइस कोर्ट में जमा कराना, और दूसरा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। उनके अनुसार दोनों वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे आज भी भाजपा की कार्यकर्ता हैं और किसी विपक्षी दल में जाने का इरादा नहीं है। उनका कहना है कि वे पार्टी के भीतर सफाई अभियान चाहती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर उर्मिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पढ़ी लिखी महिलाओं की शिकायतें तक दर्ज नहीं होती, तो आम और कमजोर महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले को पूरे देश की बेटियों से जुड़ा मुद्दा बताया। फिलहाल उर्मिला के आरोपों के बाद मामला सीबीआई जांच के दायरे में है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। देखिए, आपको पता है कि हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड जो केस है वो रीओपन कराया है। तो जैसे ही हमने वो वीडियो सोशल मीडिया पे हमने वायरल करी, तो किस तरह से मतलब हमारी जान के दुश्मन हो गए, चाहे सत्ताधारी लोग हों, चाहे बहुत सारे लोगों, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। और अगर मैं कहूँ तो माता दुर्गा को भी असुरों का संहार करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा। तो इसी तरह से मुझे भी 9 दिन कहीं ना कहीं छुप के रहना पड़ा। और अगर छुप के क्या, अब तो मैं आप सबके समक्ष आ चुकी, सारी सब चीजों से मैं निकल चुकी। जितनी जांच एजेंसीज थी, जो भी हमसे बातें चीतें पूछी उस विषय में, उस रिकॉर्डिंग के विषय में, और एसआईटी ने, एसओजी ऑफिस में उत्तराखंड में। तो ये 9 दिन मेरी जिंदगी के वो 9 दिन थे जो मैं जिंदगी में, शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी। कि किस तरह से हम 29 दिसंबर को हम भागते भागते पंजाब से हम अलग अलग जगह पहुंचे। अभी भी मैं यही कहूंगी कि मैं तो मोदी जी के घर में रही। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के घर में कैसे रही आप? तो मोदी जी के घर में मतलब हम रैन बसेरे में रहे। हमने नया साल, अगर आप कहो तो हमने दिल्ली रैन बसेरे में बिताया है। लंगर में हमने खाना खाया, गुरुद्वारों में रहे हैं। तो ये मतलब मैं क्या कहूं कि मैं इस चीज को बयान नहीं कर सकती कि मेरे पीछे पुलिस और आगे मैं, तो जैसे मैंने जिंदगी में फिल्मों में मैंने ये सब चीजें देखी हैं और करी है, बिकॉज ऑफ आई एम एक्ट्रेस। लेकिन असल जिंदगी में मैंने वो चीज देखी है कि किस तरह से हम ऑटो में भाग रहे थे, हमारे पीछे 4-4 गाड़ियां पुलिस की, और कैसे हम भाग के वो साक्ष्य जिसपे लोगों को संशय भी हो रहा है कि वो साक्ष्य जमा हुआ कि नहीं हुआ, डुप्लीकेट फोन तो नहीं जमा हुआ। तो वो मेन साक्ष्य हमने परसों हमने कोर्ट में जमा करा दिया, जज साहब के सामने, सब ऑफिसर्स के सामने, ईएमआई नंबर के साथ, हर चीज के साथ, किस तरह से कितनी डेट को रिकॉर्डिंग हुई, हर तरह से वो सील पैक होके वो अंकिता भंडारी को जो न्याय दिलाएगा। क्योंकि अंकिता भंडारी का जो न्याय है अभी आधा अधूरा न्याय है। जो 3 जो अपराधी हैं जो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, उसमें से लेकिन कोई एक वीआईपी था जिसने ये सब चीजें कराई थी। उस वीआईपी का नाम अभी उजागर होना बाकी है। वैसे तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके सामने एक नाम आया है, लेकिन वो इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं था। अब वो थे या नहीं थे, कौन था, ये तो सीबीआई जांच जो भी एजेंसीज है वो करेगी। हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से यही थी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, कि मेरे धाकड़ धामी भाई, अगर आप हमारे महिलाओं के और बेटियों के भाई हो तो कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये लड़ाई, ये मुहिम मेरी अपनी लड़ाई से शुरुआत हुई थी, और कैसे अंकिता भंडारी तक पहुंच गई हमें खुद भी नहीं पता।
अच्छा, लास्ट का जो आपका वीडियो था एक टेम्पो में जाते हुए, और उसके बाद जो है आपका जो मोबाइल भी बंद हो गया था, उसके बाद कुछ ही सेकंड और मिनटों के लिए आप आए बीच में सोशल मीडिया पर, उसके बीच में आप कहाँ रहे और क्या कुछ घटा? देखिए, जैसे हमें पता चला कि पुलिस आ गई है जहां हम रह रहे थे, व्हाइट हाउस चंडीगढ़ में। उससे पहले हम दूसरे वाले होटल में रह रहे थे 1 महीने से। तो होटल में अगर होते तो शायद हम उस दिन पकड़े जाते, वो साक्ष्य भी चला जाता और आज हम सलाखों के पीछे होते। मुझे इस कहने में कोई कोताही नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि हम सत्ताधारी लोगों से सीधा टकरा गए, हम शासन प्रशासन से सीधा टकरा गए कि हमें कहा कुछ जा रहा था और हो कुछ रहा था। क्योंकि मैं जिंदगी में शायद अगर मैं कहूं तो एक ऐसा इतिहास रख दिया मैंने, इनके सबके इनके जो सफेद पोश नेता है सबके चेहरे सामने रख दिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमें ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई व्यक्ति स्तर गिरा हुआ, तुम्हारा सामाजिक स्तर गिरा हुआ, उनका भी मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो ये सारे गट्टू भट्टू फट्टू सबके नामों के खुलासे करे, सबके चेहरे मैंने दुनिया को दिखाए हैं। और रही बात, अगर आपने पूछा कि हम कहाँ चले गए थे, जब हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, हमने थोड़ी देर के लिए हमने फोन ऑन किया। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए फोन ऑन किया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, पत्रकार बंधु इतना बड़ा माध्यम है, हमें पता था कि हमारा अब कुछ भी हो सकता है, हमारी हत्या भी हो सकती है और हमें जिंदगी भर के लिए जेल में भी डाल सकता है। तो जितना हमारा दिमाग काम करा, तो हमने फटाफट, मेरे ख्याल से वो शायद 1 मिनट की वीडियो हमने बना के ऑटो में ही, और ऑटो में बहुत आवाज भी आ रही, वो हमने पोस्ट कर दी थी बस। अगर बात करें पुलिस आपके इतने पीछे लग रही थी, इसकी वजह क्या थी? आपके घर पे भी नोटिस चस्पा किए गए? देखिए, मेरे घर पे भी बहुत सारे वारंट और नोटिस चस्पा किए गए। तो जब ये बहुत कड़वा सच है, मेरी जो लड़ाई हो रही है इस समय अंकिता भंडारी हत्याकांड से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ भी है, शासन प्रशासन के खिलाफ भी है। जब मैं अपनी लड़ाई सुरेश राठौर के खिलाफ लड़ रही थी कि सुरेश राठौर हमें पत्नी नहीं मान रहा था या कुछ भी, अपनी एक मैंने केस दर्ज किया था सहारनपुर में भी, फिर वो उत्तराखंड गया, हरिद्वार गया, तो कोई एसएसपी हमारा फोन नहीं उठा रहा था, कोई सीओ हमारा फोन नहीं उठा रहा था, कोई नेता, कोई जितने भी सब लोग थे हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, सब हमारा नंबर ब्लॉक कर रहे थे। तो ये लड़ाई सिस्टम के भी खिलाफ है, और सिस्टम नहीं है। और सिस्टम क्या करता है, क्योंकि जब सरकारें इनकी, सिस्टम इनका, तो इन्होंने क्या करा कि जो फर्जी केस है सुरेश राठौर के और उसके परिवार के लगाए हुए और लोगों के सोशल मीडिया के जो भी केस है हमारे ऊपर, उन केसों को रीओपन कर दिया। और रीओपन करके तुरंत उन्होंने मतलब हमारे नाम के वारंट काट दिए। और मुझे दुख तो ये होता है कि जो वारंट मेरे घर के आगे नोटिस चस्पा हुए, वो नोटिस मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं भेजा, या मुझे कोई स्क्रीनशॉट दिखा दे कि भाई ये तुम्हारा वारंट जारी हो गया, आप आ जाओ, या आपसे पूछताछ होनी है, या आप सरेंडर कर दो। नहीं, चुपचाप पुलिस ने 420 के तहत चंडीगढ़ में हमसे बात हो रही थी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की, वो मुझसे कह रहे कि तुम इस जितना भी आंदोलन ये सब चीजें छिड़ गया कि तुम मतलब मीडिया से और सभी लोगों से तुम शांति की अपील करो। हम एक तरफ तो शांति की अपील कर रहे हैं, और एक तरफ क्या हो रहा हमारे साथ, एक तरफ क्या हो रहा, भारतीय जनता पार्टी में जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां भाग रही हैं, ऑटो में भाग रही है, बेटियां रैन बसेरे में रह रही है, बेटियां लंगर में खाना खा रही हैं, पढ़ी लिखी बेटियां। हम एक जगह न्यूज में लाइव आए थे, किसी एकदम जैसे हमने फोन ऑन किया तो किसी दिल्ली में, तो हम रोड पे थे, हम वहीं गुरुद्वारे के पास, तो आप देख सकते हैं कि उस समय क्या हालत हो रही है हमारी। सोशल मीडिया पे जब आप देहरादून जाते तो आपने एक गाड़ी में बैठे हुए वीडियो डाला था और आपके साथ कोई थे, तो सोशल मीडिया पे ये भी लिखा जा रहा है कि वो पूर्व किसी मुख्यमंत्री के करीबी है, क्या, कौन थे? देखिए, ये तो कहानी बहुत लंबी है। अंकिता भंडारी को तो इन लोगों ने राजनीति का मुद्दा बना दिया। अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको विपक्ष के लोगों के फोन आए, आपको इसके आए, आपको अंदर के लोगों के फोन आए। तो मैंने तो परसों भी यही कहा कि कुछ लोग आपके घर के भी दुश्मन होते हैं, कुछ लोग बाहर के भी होते हैं, विरोधी आपके हर जगह होते हैं, समझे। और बहुत सारे उन लोगों ने हमारे साथ नाम जोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो डीएस रावत जी जो हमारे साथ उसमें गाड़ी में बैठे थे, वो डीएस रावत जी वो बैठे हैं। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा परचम रचा है। उर्मिला को 9 दिन उन्होंने रखा है, लेकिन वो तो सीबीआई जांच निकाल लेगी ना, कि अब तो सीबीआई जांच के ऑर्डर हो गए कि उर्मिला को किसने रखा है, किसने नहीं रखा है। तो सीबीआई तो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलवाया, रेणु बिष्ट के पास किसका फोन आया, फिर आरती गौड़ ने वो बुलडोजर चलवाया, सुरेश राठौर खुद बोल रहे हैं। तो ये सबके, मैं तो कह रही सबकी सीडीआर निकले उस रात की, कि कौन कहाँ था। और ये जो सारा प्रकरण जो चला है हमें वहां से लाने का, उनकी भी सीडीआर निकलनी चाहिए। मैं तो सबको कहती हूँ,
अगर मैं दोषी हूं तो भाई मुझे जेल में डाल दो। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि जो मुझे उस वीआईपी का नाम पता चला वो मैंने उजागर करके पूरे देश को बता दिया कि भाई वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिनको अब राखी बांध रहे हैं, उनका नाम आ रहा है भाई वीआईपी में, उनका नाम आ रहा है। मैं तो कहती चलो आवेश में ही सही सुरेश राठौर ने वो बोला। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूरी 48 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। हमने वो 48 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी सब सारे 5 कैमरों के बीच में सब ऑफिसर्स ने सुन ली है। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ एक चंक आया है बीच में। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि जब सुरेश राठौर दुष्यंत गौतम को जो गालियां दे रहे थे सिर्फ वो सुनाने के लिए, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था कि जाने अनजाने में कोई हत्याकांड हमारे मोबाइल फोन में कैप्चर हो जाएगा। और ये जो बहुत सारी जनता कहती है कि 3 साल से आप कहाँ थे, 3.5 साल से आप कहाँ थी जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, सब आंदोलन में थे, अभी आप क्यों बोली है? सब क्या टीआरपी लेने के लिए? क्योंकि भाई मैं आप ही के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 1 नवंबर सन 2025 को वो रिकॉर्डिंग हमारे फोन में कैप्चर हुई। जब हम चीला से आ गए थे 10 अक्टूबर को हमारा पति सुरेश राठौर हमको वहां करवा चौथ पे लेके गए थे चीला घाट पे, जहां उस बेटी को मार के उसकी लाश को डाल दिया गया था चीला घाट पे। उर्मिला जी, उत्तराखंड पुलिस आपके पीछे इस तरह से पड़ी थी और आपके साथ 9 दिन तक बातचीत भी की, आज आपको किस तरह से रिलीफ मिला है उनसे? देखिए, मैं तो उत्तराखंड पुलिस का भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया भी लेकिन उसमें बहुत बड़ा वो है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे कह दिया था क्योंकि हमारी जान को खतरा है, और जान को खतरा था हमारे 29 तारीख तक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी ना। लेकिन आज पुलिस ने ठीक है हमें बहुत अच्छे से रखा, छोटी बहन बना के रखा, और उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने हमें गनर भी मुहैया कराया सुरक्षा के लिए। तो मैं उसका आप ही के चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस को भी पता है कि कहीं ना कहीं उर्मिला की अभी भी हत्या हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में आपकी जो पत्नी है सुरेश राठौर, उनका क्या रोल रहा? मुख्य भूमिका उन्हीं की है, मुख्य भूमिका तो सुरेश राठौर की है ना। ये सारा प्रकरण तो सुरेश राठौर ने बताया हमें, हमने तो सिर्फ जो सुनी हुई बातें हैं वो दुनिया को सुना दी। और वो उसने सुरेश राठौर ने कोई एक बार ये प्रकरण हमारे सामने नहीं बोला। यही प्रकरण उसने चीला घाट पे बोला जहां उस बेटी को मार के डाल दिया गया था, यही प्रकरण उसने पहले भी बोला, और यही प्रकरण जाने अनजाने में वो रिकॉर्डिंग हो गई। अब सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, अगला कदम उर्मिला सनावर का क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ना, उत्तराखंड के लोग हमें देवी मानने लग गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंकिता की आत्मा इसके अंदर आ गई, लेकिन हमें भी आभास होता है क्योंकि हम एक सामान्य सी लड़की हैं, सहारनपुर की बेटी हैं। हाँ, लड़ते थे हम, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हमने लड़ाई अपनी मिशन सिंदूर की लड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई कि जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, और उसमें इतने बड़े बड़े नेताओं की सब चीजें हमें लोग रोक रहे थे, नेता लोग रोक रहे थे, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हम खुद भी नहीं जानते थे। सुरेश राठौर का भी इसका बहुत बड़ी एक कड़ी है कि जब हम पहला लाइव गए थे, सुरेश राठौर का हमारे पास वीडियो कॉल आया था 1 घंटे के लिए। उसने कहा था अब तू सोशल मीडिया से दूर हो जाए, इस मैटर को यहीं चैप्टर को क्लोज कर दे। लेकिन जिस दिन सुरेश राठौर का हमारे पास फोन आया, उसी दिन दुष्यंत कुमार गौतम के भी कुछ आदमियों का हमारे पास फोन आया रात को। तब तक गट्टू नाम क्लियर नहीं हो पाया था, और रात को हमारे घर पे वार किया पुलिस वालों ने। आप बताइए ना कि रात को 1:30 बजे किसी महिला के घर पुलिस वाले क्या करने आते हैं? यानी कि वह पुलिस, या तो पुलिस आई है या पुलिस की वर्दी में कोई गुंडे आए हैं, कोई तो आए। लेकिन अभी तक इस पे किसी ने जांच नहीं करी। सब सिर्फ शासन प्रशासन जितने भी है हमें मानसिक रोगी साबित करने के लिए, हमें अपनी कस्टडी में लेने के लिए, मतलब हमें नहीं पता कि वो इस तरह से रख रहे। अब सीबीआई जांच होगी, हम तो पूर्ण सहयोग करेंगे सीबीआई का भी, हम तो पीछे नहीं हट रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता गुमराह हो रही है कि जो अनिल मिश्रा जी हैं उन्होंने क्यों एफआईआर दर्ज करी, उसके माँ बाप ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है वीआईपी के नाम की। तो इसमें भी कहीं ना कहीं संशय है। तो लोग कह रहे हैं कि उर्मिला जी आपने उत्तराखंड की बेटी हो, अब पूरे उत्तराखंड ने आपको गोद ले लिया एक तरह से, आप पीछे मत ना हटना। और मैं पीछे हटूंगी भी नहीं, क्योंकि जहां मैंने जान पे बाजी खेल के वो फोन बचाया है और वो फोन जमा कराया, मैंने कोर्ट का जमा कराया, मैंने पुलिस का जमा नहीं कराया, मैंने कोर्ट का जमा कराया बाकायदा, पूरी सील पैक होके वो गया है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुरेश राठौर को भी इतनी सारी चीजें पता है तो सरकारी गवाह बन के उसे सामने आना चाहिए। आज की डेट में उर्मिला सनावर एक मशहूर चेहरा है जो उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, तो इसको लेके कुछ पार्टियां भी हैं जो आपको ऑफर कर रही होंगी शामिल होने के लिए। तो अगला कदम राजनीतिक जीवन में क्या होगा आपका? देखिए, तो राजनीति तो बाद की बात है कि शुरुआत तो क्या हम कह सकते हैं कि राजनीति से ही शुरुआत हुई थी। मेरी और सुरेश राठौर के ज्वालापुर विधानसभा को लेकर शुरुआत हुई थी, जब हमें महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कहा था कि तुम ज्वालापुर विधानसभा से जाके तैयारी करो क्योंकि वो सुरक्षित सीट है और तुम दलित कैंडिडेट हो। और इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी कि अब महेंद्र भट्ट जी बोलने लगे कि ये अनुसूचित मोर्चा खराब करना चाह रही है
और मैं तो इसे कभी मिला ही नहीं, मैं तो उसको जानता ही नहीं। फिर हम वो भी हमने दूध का दूध पानी का पानी करा। मैंने कहा देखिए आप हमें जानते नहीं पहचानते नहीं और आप हमें कह रहे हैं कि सुरेश को छोड़ो मैं हूं ना, है ना, और आप हमें बुके दे रहे हैं, आप हमें ज्वालापुर विधानसभा परोस रहे हैं। तो ये मतलब है, मैं तो ये कहती हूँ सभी जितने भी सारे प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, कि झूठ मत बोले। ऐसे एक मंडल अध्यक्ष, एक महिला रो रही है अंकिता के लिए, बड़ी वायरल हुई इसकी वो, और जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं हरिद्वार के कि नहीं नहीं इसका तो कोई भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है ही नहीं। मतलब आप एकदम पल्ला झाड़ लेते हो। जैसे सुरेश राठौर ने कह दिया हमारी पूरी शादी की फोटो, ये घर में इतनी सारी फोटो लग रही सब एआई की हैं, एआई की है। मतलब वो मेरे ख्याल से सुरेश राठौर पूरा ही एआई मतलब बना हुआ है। आप समझ, पूरी सहारनपुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पंजाब होटल की, वो फिर वहां के पत्रकारों ने कहा, उत्तराखंड के पत्रकारों ने कहा कि वो भी सारी एआई थी, जो उत्तर प्रदेश सहारनपुर में जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो झूठ इतना भरा हुआ है, झूठ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सिस्टम को माननीय मोदी जी को अच्छा करने के लिए जो गंदगी है ना, इस तरह की गंदगी उनको साफ करनी चाहिए। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग सटियाए हुए जो लोग हैं ना, इस तरह की सटियाई हुई बातें हैं, इनको थोड़ा सुधारो। इस पूरे प्रकरण के बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे रहेगा? हमारा रिश्ता तो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका। अब बाकी महादेव की मर्जी, क्योंकि खत्म इसलिए हो चुका क्योंकि पत्नियां बहुत सारी ऐसी होती है कि अगर पति मर्डर भी कर देता है तो पत्नियां छुपा लेती हैं। वो कह रहा है ना कि अगर पत्नी है तो पत्नी क्या बोलती है, लेकिन आपने पत्नी की तरह हमें रखा भी नहीं है कभी। लेकिन यहाँ पति पत्नी की बात नहीं, एक बेटी के न्याय की बात है। उसकी चाहे आत्मा कह लो, चाहे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता कह लो, या देवता कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, कि क्यों हमने उस बेटी की आवाज उठाई। हम मुंबई या हम सहारनपुर या कहाँ चीलाघाट और कहाँ अंकिता, हम तो नहीं जानते थे। और कैसे हमारे उसके साथ सब चीजें कड़ियां मिलती चली गई, और एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारी आवाज उठाने के उससे, और एक जो था कि पूरे उत्तराखंड में सीबीआई जांच बैठ गई। आप बताइए ना, ये देश के अंदर पहली बार हुआ है ऐसा केस, जो केस बंद हो चुका, अपराधी जा चुके, उस केस में सीबीआई जांच बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।